बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सदीक जान और अरशद शरीफ के हवाले से। इन लोगों के माबैन क्या मामला था, क्या तनाज़ा था कि ये गवादर में गए हैं वज़ीर आज़म के एक बहुत बड़े इवेंट की कवरेज के लिए। ये भी गए और बाकी लोग भी, कई लोग गए, कई सहाफ़ी गए जिनको मदऊ किया गया था। ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे कि सदीक जान और अरशद शरीफ के माबैन लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि किसी रेस्टोरेंट में ये बैठे हुए थे। वहाँ पे अरशद शरीफ, उनके प्रोड्यूसर अदील राजा और उनके कैमरामैन और उनके एक चौथे साथी ने सदीक जान पर अचानक हमला कर दिया और उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने मामलात में कूद कर बीच बचाव करवाया। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? दोनों तरफ के लोग पढ़े लिखे हैं। मामलात आखिर इस हद तक क्यों चले गए कि सदीक जान को, एक अच्छे ट्यूबर को, एक अच्छे सहाफ़ी को, एक अच्छे सहाफ़ी की तरफ से, एक बड़े नाम के सहाफ़ी की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पूरी दुनिया के लिए ये लोग रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, कैसे तनाज़ात को हल करना चाहिए, कैसे मामलात को अच्छे तरीके से निपटना चाहिए। लेकिन ये ख़ुद इस हद तक चले गए कि सदीक जान को, एक नौजवान सहाफ़ी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। सबसे पहले तो हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि अरशद शरीफ साहब को अगर कोई मामला था, कोई मसला था, तो कई फोरम्स हैं जिन पर बैठ कर ये मामला तय हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जो कुछ वहाँ पे हुआ है, इसको सरासर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी ही करार दिया जाएगा। लेकिन मामला कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, बुनियादी चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इसमें किसका ज़्यादा कसूर बनता है, सदीक जान का कसूर बनता है या फिर अरशद शरीफ का कसूर बनता है। ये मामला आज से 1 साल पहले का है। हम गैर जानबदारी से तमाम मामलात को सामने लाने की मुख्तर वक्त में कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये 29 जून 2020 की बात है कि इस्लामाबाद में रावलपिंडी में एक कत्ल हो गया, या यूँ समझ लीजिए कि एक मौत हो गई। उस हवाले से कहा गया, एक व्लॉगर अली इमरान अलवी हैं, उनकी अहलिया के बारे में कहा जाता है कि उनको उनके शौहर ने कत्ल कर दिया और शौहर की तरफ से कहा गया कि उसने ख़ुदकुशी की है। ये मामला उछला। लड़की के वालिदैन ने सदफ़ ज़ोहरा, इस लड़की का नाम है सदफ़ ज़ोहरा नकवी, उसके वालिदैन की तरफ से कहा गया कि हमारी बेटी को अली इमरान अलवी ने कत्ल किया है। जबकि अली इमरान अलवी की तरफ से कहा गया कि हमारे माबैन झगड़े ज़रूर होते थे, लड़ाई ज़रूर होती थी। जिस रात उसने ख़ुदकुशी की है उस रात भी हमारे माबैन शदीद झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। मैंने उनको मारा, उन्होंने मुझे मारा और मैं नाराज़ और मैं दूसरे कमरे में जाके सो गया। सुबह या दोपहर को जब मैं बाहर आया, जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो लॉक था दरवाज़ा। मैंने दूसरी चाबी के साथ खोला तो वहाँ उनकी लाश लटक रही थी। बहरहाल ये एक तवील मामला है। तो लड़की की बहन महवश नकवी की तरफ से कहा गया कि हमारी बहन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, इनके माबैन झगड़ा होता रहता था। और उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया कि मेरे फ़ोन पर, मेरी बहन के फ़ोन से मेरे बहनोई ने, अली इमरान ने फ़ोन करके बताया कि बहुत जुल्म हो गया है, मैं लुट गया हूँ, कि सदफ़ ज़ोहरा ने कुछ कर लिया है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ये अली इमरान अलवी ये घर के बाहर खड़े थे। जब हम इनके साथ घर के अंदर गए तो लड़की की लाश, हमारी बहन की लाश उसी तरह से लटक रही थी। तो ये सारा मामला था। यहाँ से एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है। बहरहाल ये एक अलग केस है, एक अलग मामला है। इस मामले में सदीक जान का कैसे नाम आ गया? अली इमरान अलवी ख़ुद व्लॉगर हैं और वो आसमा शराजी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रहे हैं, कंटेंट एडिटर रहे हैं। अब भी शायद वो वही आखिरी मौका पर जब उनको गिरफ़्तार किया गया अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में, तो उस वक्त भी वो आसमा शराजी के कंटेंट एडिटर थे, उनके प्रोड्यूसर थे। जिस तरह से एंकर्स के माबैन, मीडिया के लोगों के माबैन एक चपकलश होती है, एक अदावत होती है, एक दूसरे के लिए मनफी रवैये होते हैं, यही कुछ
کچھ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، فساد کی جڑ شروع ہوتی ہے، تنازع کی ابتدا یہیں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آسماں شیرازی کا پروڈیوسر علی عمران علوی اور آسماں شیرازی کے بھی کئی لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوں گے، تنازعات ہوں گے۔ بہرحال جب الزام لگا علی عمران علوی پر، وہ خود بھی ویلاگ کرتے تھے اور ان کے بھی کئی لوگوں کے ساتھ شدید اختلافات تھے، ان کی طرف سے بھی کئی لوگوں پر الزامات لگائے گئے تھے، اور جب یہ معاملہ آیا ان پر قتل کے الزام کا، تو ان کے جو مخالف لوگ ہیں، مخالف میڈیا کے جو لوگ ہیں، اینکرز ہیں یا دوسرے جو بھی لوگ تھے جن کے خلاف یہ ویلاگ کرتے رہے تھے، یا ان کے خلاف یہ ٹویٹر پر پوسٹنگ کرتے تھے یا فیس بک پر پوسٹنگ کرتے تھے، تو ان کی طرف سے ایک جائز مطالبہ سامنے آیا کہ جو بھی اس قتل کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں میڈیا کی طرف سے کوئی اثر پولیس کی طرف سے نہیں قبول کیا جانا چاہیے۔ پولیس کی طرف سے بالکل شفاف اور غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے۔ جو بھی بندہ ملزم قرار پائے اس کو اس کے جرم کی سزا دی جانی چاہیے۔ بلا شبہ یہ سارا کچھ ایک اچھے نیت کے تحت ہم کہتے ہیں کہ کیا گیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ٹارگٹ کون تھا؟ عمران علوی ٹارگٹ تھا اور آسماں شیرازی بھی ٹارگٹ تھی۔ ان کی مخالفت میں بھی کچھ لوگ ایسے مطالبات کر رہے تھے۔ بہرحال بڑے زبردست قسم کے مطالبات سامنے آنے لگے۔ ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ لڑکی کو صدف زہرا نقوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ تو علی عمران علوی کے دوستوں میں صدیق جان بھی شامل تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے جو اس مقدمے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتے تھے، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو صدیق جان سے بھی کوئی معاملات ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، کچھ اختلافات ہوں، تو ان کی طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ علی عمران علوی کا پورا گینگ ایسے معاملات میں ملوث ہے۔ مہوش نقوی نے یہ کہا تھا کہ میرا بہنوئی میری بہن پر صدف زہرا پر ظلم کرتا تھا، اس پر تشدد کرتا تھا۔ ہمارے سامنے اور لڑکی کے سامنے یہ معاملات آئے تھے کہ یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے، ان سے پیسے اینٹتا ہے، ان کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ سامنے آنے کے بعد میری بہن اور علی عمران کے درمیان اختلافات بڑے اور جو شدید ہوتے گئے، اور معاملہ ان کے قتل تک پہنچ گیا۔ یہ ان کی بہن کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے جو علی عمران کے مخالف تھے، آسماں شیرازی کے بھی مخالف تھے، ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ یہ ایک پورا یوٹیوبر گروپ ہے، مافیا ہے، گینگ ہے، یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور یہی سارے اس قتل میں بھی ملوث ہیں۔ صدف زہرا کو بھی ان لوگوں نے مل کے قتل کروایا ہے، جس میں علی عمران اس کا سرغنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر صدیق جان کا نام وہ لیتے تھے۔ تو یہاں پہ صدیق جان کو شدید الزامات کا نشانہ بنایا گیا، صدیق جان کی کردار کشی کی گئی، صدیق جان پر یہ الزامات سارے لگائے گئے۔ تو اس کے جواب میں صدیق جان نے بھی اپنی صفائی میں 2 ویڈیوز بنائی۔ ایک میں صدیق جان نے کہا کہ ان کے علی عمران کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ علی عمران میرا قریبی دوست رہا ہے، لیکن ایک موقع پر ایسے معاملات آئے کہ انہوں نے میرے بارے میں ایک ویڈیو بنا دی جس سے میں متفق نہیں تھا۔ میرے اور رؤف کلاسرا کے مابین شدید غلط فہمیاں اس ویڈیو سے پیدا ہو گئی۔ تو میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دی، اور کئی مدت کے بعد میں ان سے نہیں ملا۔ کافی عرصے کے بعد ہماری پھر صلح ہوئی، لیکن پہلے جیسے دوستانہ مراسم ہمارے نہیں تھے۔ صدیق جان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو جیسا ہم نے بتایا کہ اپنی صفائی میں پیش کی، اور دوسری ویڈیو انہوں نے ارشد شریف اور عدیل راجہ کے خلاف بنائی، جس میں انہوں نے کہا کہ عدیل راجہ وہ پروڈیوسر ہے جو اپنے آپ کو سپر پروڈیوسر کہلواتا ہے۔ یہ اینکرز کو، یہ ٹی وی مالکان کو، اور ایک وفاقی وزیر کو، اور کئی وفاقی وزراء کو یہ لڑکیاں پیش کرتا ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی قسم کے الزامات لگائے۔ جب صدیق جان نے اپنی ویڈیو میں جس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، تو
फितरी तौर पे बंदा समझ सकता है कि जिन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हों वो बेशक सच भी हों, उनमें जितनी भी सदाकत हो, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो उनको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। और यही सारा कुछ यहीं पे हमें और यही सारा कुछ हमें इस सारे मामले में, इस सारे तनाज़े में नज़र आता है। और यही सारा कुछ हमें इस सारे मामले में, इस सारे तनाज़े में नज़र आता है। सदीक जान की अगर बात की जाए तो उसने मेहनत से अपना मकाम बनाया है। जहाँ पर उनके दबंग होने का, उनके जुर्रतमंद होने का तल्लुक़ है तो उसमें भी किसी किस्म के शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। कुछ अरसा कबल, बल्कि चंद हफ्ते कबल जब काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे तो उन्होंने सदीक जान को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मुसलमान हो, मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हो, मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हो। तो सदीक जान ने इसका इंतहाई ज़्यादा बुरा मनाया और काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ऊपर नीचे 10 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर चढ़ा दी। तो आज मामला सदीक जान का बराह रास्त अरशद शरीफ और अदील राजा के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदील राजा और अरशद शरीफ को जैसे ही वहाँ पे गवादर में मौका मिला उन्होंने सदीक जान को 1 साल कबल की तनाज़े की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया। सदीक जान की तरफ से अभी तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। वो ये कह रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि हम यहाँ पे वज़ीर आज़म की कवरेज के लिए आए थे। मैं नहीं चाहता कि ये कवरेज, ये मामला बहुत बड़ा इवेंट मेरी वजह से, मेरे तनाज़े की वजह से इसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई फ़र्क आए। यही सारा कुछ अरशद शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए था, उनकी टीम को सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतहाई ज़्यादा गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। सरदस्त सदीक जान की तरफ से किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का इंदिया ज़ाहिर नहीं किया गया। बहरहाल उनको पूरा हक़ है कि वो इस मामले को कानून के तहत चलाने की कोशिश करें, कानून के तहत लोगों को सज़ा दिलवाने की कोशिश करें, लेकिन बड़ापन यही होगा कि वो मामले को आगे ना बढ़ाएं। अरशद शरीफ को भी ये चाहिए कि वो भी मामले को आगे ना ले जाएं, किसी न किसी तरीके से सदीक जान के साथ सुलह करने की कोशिश करें। ये पूरे मीडिया का मामला है। मीडिया को यहाँ पे एक दूसरे के बारे में ये तासर नहीं देना चाहिए कि हमारे माबैन ईंट और कुत्ते का वैर है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, बल्कि ये मामला इस तरीके से हल होना चाहिए कि दुनिया के सामने ये आए कि हमारे अंदर बहुत बड़ा हौसला है, तहम्मुल है, एक दूसरे के मामलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।